Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 batch. Welcome to Target IAS. अब मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग। अभी तक मैंने आप लोगों के 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सेकेंड है एनवायरनमेंट एंड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। और इसके अलावा मैंने आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और मैथ भी आपको पैरेलल में पढ़ा रहा हूँ, वो आपको धीमे धीमे पढ़ा दूंगा। और मैं सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, सॉरी फॉर डिले, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। अभी काफ़ी बिजी था मैं इस टाइम पे, और लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, और बहुत जल्दी से कंप्लीट करूँगा, मैं जल्दी से पढ़ा दूँगा आप लोगों को। तो बने रहिए चैनल पर और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने सोचा कि लास्ट ईयर अभी 2019 में आपके इससे रिलेटेड लगभग 5 क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थे। 2-3 क्वेश्चन तो नोट से मिल गए थे मेरे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उन्होंने ऑटोकैड से पूछ लिया था, एक आउट ऑफ द बॉक्स था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसके पहले 2018 में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आए थे आपके, और इसके पहले 2017 की अगर हम बात करें तो 15 to 16 क्वेश्चन पूछे गए थे डिज़ाइन एंड ड्राइंग से। तो ये इस तरीके से आप इसको ड्रॉप आउट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कम आ रहे हैं। यूपीएससी का पेपर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनता है, आप गैस नहीं कर सकते कि साल क्वेश्चन आएंगे इससे नहीं आएंगे, ठीक है। तो फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग कि डिज़ाइन एंड ड्राइंग से आपके श्योर क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे। अप्रॉक्सीमेट 7 या 8 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हैं, क्योंकि 2017 में से 15 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। तो आप लोगों को श्योरली पढ़ना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको। बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक्स हैं इसमें, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, और जो आपकी बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की नॉलेज है उसकी ग्राफ्स के बारे में वो आपको बता दूंगा मैं। फिर इसके बाद मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस, मेथड ऑफ पॉइंट्स, और इसके बाद आता है आपका ये आपके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन, प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके, एक आध क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। फिर डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग में मैंने लास्ट ईयर थोड़ा कम पढ़ाया था, इस बार मैं और अच्छी तरीके से एलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा। इसके बाद है सेफ्टी एंड इंपॉर्टेंस, ये आपके जनरली आपके कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा भी जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं सेफ्टी और उसके प्रिकॉशंस को लेके, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एलेबोरेट करूंगा, इस बार पढ़ाऊंगा। इसके बाद एक लास्ट मॉड्यूल में आपको, आपके लास्ट चैप्टर में एक मैं और ऐड करूंगा आपको ऑटो कैड के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा, क्योंकि इस साल क्वेश्चन आए थे आपके, एक क्वेश्चन आया था ऑटो कैड से, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके कमांड्स हैं और बेसिक हैं जो आपके ऑटो कैड के, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सारे जो भी आपके बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके सभी के नोट्स कवर हो जाएं और आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएं क्वेश्चंस, कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन ना पूछे जाएं। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने आपके इंडिया के बेस्ट टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी के नोट्स को कंबाइन करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, और रविंद्र आपको प्रोवाइड करा रहा है, और प्रॉपर अपडेट के लिए आप टारगेट IAS पे विजिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं लास्ट में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा आपको टारगेट IAS वेबसाइट पे जाके www.targetis वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट करिए वहाँ पे, और इससे रिलेटेड मैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के क्विज बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपको क्विज है, क्विज के सेट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, काफ़ी अच्छे सेट बन रहे हैं वो टू द पॉइंट, तो आपको www.targetis.com पे मिल जाएंगे। तो चलिए काफ़ी कुछ हो गया, आपको बता दिया मैंने, बेसिक इंट्रो दे दिया इसका। अब स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 फॉर बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पढ़े क्यों हम इस इंजीनियरिंग ड्राइंग को, और इससे अप्रोच क्या रही है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग से, चीज़ें किस तरीके सॉल्व हुई। तो अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग द टूल ऑफ अ कम्युनिकेशन, द आइडिया बिटवीन द ड्राइंग इंजीनियर एंड प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर। सिंपली अगर हम इसको और बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको हम डिफाइन कर सकें इंजीनियरिंग ड्राइंग को, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द इंजीनियर्स, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स की, जिसके थ्रू वो करता है क्या है, एक अपने आइडिया को वो एक पेपर या आपके ड्राइंग शीट पे इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा अपनी सारी की, वो जाके
मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर उसको डिकोड करके और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सके। तो सिंपली अगर हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्निकल डिटेल विदाउट द बैरियर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है सिंपली यहाँ पे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका कोई ऑब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्ट्स आइडिया ऑन अ प्लेन पेपर। ठीक है, ये सिंपली है आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी कोई एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आपके दिमाग में आ रही है, आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, प्रॉपर उसको शेप और साइज दे पाएंगे और प्रॉपर उसके स्केलिंग कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आप सिंपली नहीं बता सकते उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू बता पाएंगे। अगर हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन और दें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियर्स एज इट इज द फंडामेंटल नीड ऑफ डेवलप द डिजाइन एंड असेंबली ऑफ अ मशीन। असेंबली ऑफ द मशीन भी हो सकती है, असेंबली ऑफ द पार्ट्स कुछ भी हो सकता है आपको। ठीक है, तो एक फंडामेंटल नीड है आपकी टू डेवलप एनी डिजाइन एंड आइडिया। किसी भी आइडिया को डेवलप करने के लिए आपको पहले एक उसकी डिजाइन बनानी पड़ेगी, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा डिजाइन के थ्रू, इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू। तो सिंपली यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और आइडिया on a plain paper with the help of some goods instrument by the systematic means of line to represent an object in its proper shape, size, dimension is called engineering drawing। ठीक है, सिंपल से समझिए, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और आइडिया। ठीक है, आपके पास कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है और एक आइडिया है, कुछ भी है जो आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन अ प्लेन पेपर विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर आपको मैं कुछ गुड्स या इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा उनके थ्रू, जैसे आपके ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट है, प्लान पेपर है, टी स्क्वायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके थ्रू आप उसको उसका ऑब्जेक्ट या आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको बताएंगे आप ड्राइंग पेपर पे, सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। ठीक है, मीन्स ऑफ लाइन टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन इट्स प्रॉपर शेप, साइज एंड डायमेंशन इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और उसको हम सिंपली बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, तो आपको कोई भी आइडिया या फिर आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर शेप, साइज और डायमेंशन के थ्रू, भले आप शेप, साइज, डायमेंशन को एक, ठीक है, जैसे मैंने मान कहा आपसे कि 10 मीटर की एक लाइन खींची, तो आप उसको 10 मीटर की लाइन किसी उसको बता नहीं सकते, तो आप 10 मीटर की लाइन को एक स्केलिंग करके प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है या आपका आइडिया है या ऑब्जेक्ट है, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे थ्रू द इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो एक इंजीनियर जिसको अपनी कोई आइडिया जनरेट किया उसने, उसको बताना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर शेप और साइज में बताना है उसको। ठीक है, कि एक मैन्युफैक्चरर उसको फिजिकल शेप दे पाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज पढ़ते हैं इस मॉड्यूल में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए, पढ़ने के लिए हम कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका ड्राइंग बोर्ड। प्रोवाइड सपोर्ट टू द ड्राइंग सीट। आप जिस सीट पे बना रहे हैं ड्राइंग, उस सीट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ड्राइंग बोर्ड। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कभी कभार जनरली छोटे एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेते हैं आपसे, जैसे आप रेलवे वगैरह का एग्जाम दे रहे होंगे, कभी इन फ्यूचर आप देंगे, या फिर कभी भी कुछ भी कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिग्नेशन लिखा है D0, D1, D2, D3, ये आपके डिजिग्नेशन इन प्रॉपर डिजिग्नेशन पे आपके ड्राइंग बोर्ड मिलेंगे। अगर D0 साइज का अगर आपका बोर्ड है तो यूज टू रिकमेंड ड्राइंग सीट A0 को रिकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो D0 का ड्राइंग बोर्ड है उसका साइज क्या है, 1500 इंटू 1000 mm इसका साइज है। और हमारा A0 की ड्राइंग सीट का साइज क्या होता है, A0 की ड्राइंग सीट का साइज लगभग इसके अप्रॉक्सीमेट रहता है आपका 1189 इंटू 841 mm, ये इसका ड्राइंग सीट का साइज है। ठीक है, तो इस ड्राइंग सीट के साइज के लिए आपका ये सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो D0 डिजिग्नेशन आपका ड्राइंग बोर्ड के लिए A0 की साइज की सीट यूज करेंगे, और D1 के लिए हम यूज करेंगे A1, और D2 के लिए A2, और D3 के लिए A3, क्योंकि इनके साइज लगभग इनके बराबर ही आते हैं लगभग। ठीक है, ये थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे हम मान लीजिए A1 साइज का अगर हम बात करें तो 841 इंटू 5 लगभग ये 594 होता है, 594 mm। ठीक है, ये इसका साइज है। तो ये सुटेबल साइज है D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए कि आप A1 सीट इसको यूज़ करें। तो जनरली इनके बस सिंपली आप उनके D0 की डायमेंशन को याद करके रखिए। ये आपकी D0 की डायमेंशन है 1500 इंटू
1000 और लगभग इनके जो साइज़ है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जनरली जो साइज़ पूछे जाते हैं आपके, वो ड्राइंग शीट के साइज़ पूछे जाते हैं, उनको याद करना भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। वैसे आप जैसे इसकी जो विड्थ है, इसको विड्थ को एज इट इज रखिए और लेंथ को हाफ कर दीजिए। अब यहाँ पे आपकी तो आपका D0 से D1 बन जाएगा, और D1 से आपको D2 में शिफ्ट करना है, तब इसकी विड्थ को एज इट इज रखिए और लेंथ को हाफ कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लेंथ को हाफ कर दिया, ठीक है। अब विड्थ को एज इट इज रखिए और लेंथ को हाफ कर दीजिए। तो आप सिंपली D0 का याद कर लीजिए, और जैसे आप D1, D2, D3 किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने D1 का आपको पता है 1500 इंटू 1000 है, उसने कहा D3 का बताइए, तो D3 का निकालने के लिए आपको D1/3 कर दीजिए, क्योंकि इसके बीच में 3 बार गैप है, 3 बार फोल्डिंग होगी, तब आपको D3 का साइज पता चल जाएगा। तो 1500 इंटू 1000 अपॉन 3 करेंगे तो 3×5 = 15, ये 500 मिल जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेट 333 मिलेगा आपको, और ये लगभग अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 350 के अप्रॉक्सीमेट। तो एक साइज तो आप एटलीस्ट याद करके रखिए, ड्राइंग बोर्ड का जो है D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज 1500 इंटू 1000, ये इसका डिजिग्नेशन है, ठीक है। डिजिग्नेशन रिकमेंडेड ड्राइंग शीट याद करके रखिए। मैं आपको बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और ये नोट्स रविंद्र प्रोवाइड करा रहा है, आप उनसे ले लीजिए प्लीज़, कॉल करिए, और उन्हें मिल जाएंगे आपको नोट्स, सारे वीडियो लेक्चर्स, क्विज और ये सारे नोट्स, ठीक है। तो आप उनसे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बाद आता है आपका सेकंड है आपका ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट वर्क ऑन अ बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द अराइविंग एट द साइज ऑफ अ ड्राइंग सीट दैट आर, एक पर्टिकुलर एक सिंपल से प्रिंसिपल वर्क करती है। इसके लेंथ और विड्थ के जो आपका रेशियो रहता है, वो लेंथ और विड्थ का रेशियो रहता है आपका 1/√2। ये देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपने कोई एक सीट ली, एक फिक्स्ड एक्सपेक्टेड रेशियो रखा जाता है, फिक्स्ड एक्सपेक्टेड रेशियो रखा जाता है हर एक सीट का। अगर वो सीट आपकी भले ही A0 की हो, A1, A2, A3, A4, कोई भी सीट हो, उसका साइज कुछ भी हो, लेकिन अगर लेंथ और विड्थ के बीच में अगर आपको, जैसे आपके यहाँ पे W आपकी, जो मैंने यहाँ पे विड्थ X लिखा है मैंने, ये आपकी विड्थ है और ये Y आपकी लेंथ है। मैंने यहाँ पे सीट थोड़ा उल्टी बनाई है, लेकिन ये आपकी Y लेंथ है आपकी, ठीक है। तो आपकी जो विड्थ अपॉन लेंथ का जो रेशियो बनता है, X अपॉन Y का रेशियो बनता है 1/√2 ही बनेगा। भले ही आपकी सीट A0 साइज की हो, A1 साइज की हो, A2 साइज की हो, A4 साइज की, कोई भी साइज हो, लेकिन अगर आपको ड्राइंग सीट बनाना चाहते हैं आप, तो वो आपको ये दो कंडीशन, ये आपकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो उसका एक्सपेक्टेड रेशियो है वो X अपॉन Y, मतलब विड्थ अपॉन लेंथ का रेशियो होना चाहिए 1/√2। और सेकेंड, जो आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट आपकी जो ड्राइंग सीट है A0 साइज की, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब आपकी इसकी विड्थ और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, X इंटू वाई करेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर निकल के आएगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1189 mm, ठीक है। तो ये A0 आपकी ये ड्राइंग सीट है, और इसका जो आपका पूरा एरिया निकल के आता है वो रहता है आपका 1 मीटर स्क्वायर का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रेशियो है, इसको भी याद रखिए। इससे आपके दूसरे आपको लेंथ दी होगी तो विड्थ निकाल पाएंगे आप। वेयर X एंड Y द साइड ऑफ द सीट, साइड है आपकी X विड्थ है और Y लेंथ है यहाँ पे, दीज आर साइड ऑफ द सीट। चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग शीट्स बनाई हैं जिनकी मैंने डेजिग्नेशन लिखी है और डायमेंशंस भी लिखी है। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया था कि आपको D0 डेजिग्नेशन के बोर्ड का साइज याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इस सीट का भी साइज याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप बकाया की सीट्स का साइज निकाल पाएंगे। तो आपको A0 सीट का आपको साइज याद रखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी सीट होती है, और इसका एरिया रहता है 1 मीटर स्क्वायर रहता है, और इसका साइज रहेगा 1189 और इंटू 841 mm स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका अप्रोक्सीमेट 1 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा इसका एरिया, ठीक है। तो आपने A0 का याद कर लिया, तो इसकी जो विड्थ है इसको एज इट इज रखिए, और ये आपकी लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये लेंथ को आप हाफ कर दीजिए। यहाँ पे इस विड्थ को एज इट इज रखिए और लेंथ को हाफ कर दीजिए, और विड्थ को एज इट इज रखिए और लेंथ को हाफ कर दीजिए, विड्थ को एज इट इज रखिए और लेंथ को हाफ कर दीजिए। इस तरीके से करते हुए भी आप A1, A2, A3, A4 साइज की विड्थ जो आपकी सीट है उनका आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज देखिए होता क्या है आपकी, जैसे आपकी A0 साइज सीट है, आपकी A0 सीट की अगर हम लेंथ देखें, यहाँ पे जो प्रॉपर लेंथ है 1189 है, और इसकी विड्थ जो है वो 841 mm है, ठीक है। जब इस A0 साइज को फोल्ड करेंगे, जस्ट हाफ करेंगे इसको, तो हमें A1 की साइज मिल जाएगा। देखिए ये मिल गया हमें। तो इसकी जो विड्थ है वो तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे फोल्ड करने पे इसकी विड्थ लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये इसकी जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी यहाँ पे।
ये हो जाएगी। ये कितनी बचेगी आपकी 594 अप्रॉक्सीमेट। थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है इन सभी में सीट में, लेकिन ऑप्शन में जब आप लोग देखेंगे तो इतना वेरिएशन रहेगा कि आप कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा सेंस लगा के आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे ए नोट में जो भी आंसर होंगे वो इसके आसपास नहीं दिए होंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर जैसे आंसर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि A1 सीट का साइज बताइए आप, तो एक ऑप्शन में तो ये होंगे और दूसरे जो ऑप्शन होंगे इससे बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेट हाफ हाफ करके आप इस तरीके से साइज निकाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपको A नोट सीट का साइज पता है आपको, और आपको A4 साइज पता करना कितना है, तो A नोट से A4 के बीच में 4 का गैप रहता है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो इसका साइज निकलेगा आप 1184 इंटू 841 अपॉन 4 करके, तो इसका ये साइज निकल के आएगा जो यहाँ पे 297 इंटू 210 है। और इस तरीके से फोल्ड करके आप भी निकाल सकते हैं। ए नोट को फोल्ड करेंगे तो A1, A1 को फोल्ड करेंगे तो A2, A2 को फोल्ड करेंगे तो A3, A3 को फोल्ड करेंगे तो A4 का साइज पता चल जाएगा आपको। या सिंपली आप यहाँ पे जो लेंथ है उनको हाफ करते चले जाइए और आपको नेक्स्ट आपकी सीट का साइज पता चल जाएगा। तो सिंपली आप ये याद करके रखिए और इस मेथड से आप निकाल लीजिए साइज। तो साइज याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। ठीक है, लेकिन तब भी आपको A नोट साइज याद रखिए और D नोट का साइज भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर देखिए, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ टी स्क्वायर का। इस तरीके का आपका ये टी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें दो पार्ट रहते हैं मेनली। फर्स्ट पार्ट रहता है आपका बेस, ठीक है, और सेकंड पार्ट रहता है आपका स्केल। ये ब्लेड रहता है, एक ब्लेड टाइप ब्लेड रहेगा, इसके ऊपर स्केल बनी होगी। ठीक है, स्केल बनी होगी। ठीक है, और जैसे आपकी ये ड्राइंग शीट है, मान लीजिए मैंने ये ड्राइंग शीट बनाई है। ठीक है, तो ड्राइंग शीट के एक एज से इस तरीके से ये स्केल परपेंडिकुलर रहेगी, या आप सिंपल सी बोल सकते हैं इसके एक एज के साथ ये पैरेलल रहेगी। तो इस तरीके से टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं हम इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए। जैसे इस वाले एज के साथ परपेंडिकुलर लाइन बनानी है हमें, तो हम सिंपली इसको इसको टी स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे और परपेंडिकुलर लाइन बनाने का। अगर पैरेलल लाइन बनानी है तो इस एज के साथ मूव कराते जाएंगे और हम पैरेलल लाइन बना लेंगे। जैसे एक पैरेलल लाइन यहाँ बन जाएगी, थोड़ा सा इसको और मूव कराएंगे तो एक पैरेलल लाइन यहाँ बन जाएगी, ऊपर मूव कराएंगे तो एक पैरेलल लाइन यहाँ बन जाएगी ये। ठीक है, देखिए चलिए टी स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल भी है और पैरेलल लाइन बना रहे हैं। ठीक है, इस एज के साथ ये ड्राइंग शीट की एक एज के साथ ये हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट क्या है, ब्लेड एंड बेस। एक आपका रहता है ब्लेड, ये ब्लेड जिसके ऊपर स्केल बनी रहती है, और दूसरा रहता है बेस। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन विद प्रॉपर मेजरमेंट। प्रॉपर मेजरमेंट के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये पैरेलल बनाई वाली लाइन है, इस तरीके से इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और परपेंडिकुलर लाइन भी हम बना सकते हैं। द एजेस ऑफ द ड्राइंग शीट मस्ट बी पैरेलल टू द एजेस ऑफ द ब्लेड ऑफ अ टी स्क्वायर। जो इसका ब्लेड है, ठीक है, जो इसका ये ब्लेड है, ये वाला ब्लेड है, ठीक है, इसकी एज प्रॉपरली आपकी पैरेलल होनी चाहिए। इस सीट को आप फिक्स करके रखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से मूव कराएंगे कि ये वाला आपका ब्लेड है इस वाली लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो एज ऑफ द ड्राइंग शीट, ये आपका एज ऑफ द ड्राइंग शीट हो गया। मस्ट बी पैरेलल, ये मस्ट बी पैरेलल टू द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ द टी स्क्वायर। ये आपके ब्लेड है, इसके एज के पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एज होगी, एज ऑफ द सीड होगी, और ये ब्लेड ऑफ द टी स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको इस टी स्क्वायर के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। आपने यूज़ भी किया होगा फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने यूज़ किया होगा टी स्क्वायर। जनरली बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग मिनी ड्राफ्टर का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो जो टी स्क्वायर के फंक्शन हमें मिनी ड्राफ्टर मिल जाते हैं, तो इसलिए हम कम यूज़ करते हैं टी स्क्वायर का। लेकिन कॉन्पेटरी शॉप वगैरह में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, फिटिंग शॉप में यूज़ करते हैं, और फर्स्ट ईयर में तो आपने ज़रूर यूज़ किया होगा टी स्क्वायर। ठीक है, नहीं यहाँ यूज़ किया तो आप देख लीजिए, इस तरीके से होता है टी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर तो सभी बच्चों ने यूज़ किया होगा, लगभग क्लास 8 से सब लोग बच्चे क्लास 6 से यूज़ करने लगते हैं सेट स्क्वायर के लिए। दे आर यूज टू ड्रॉ पैरेलल, इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये पैरेलल, इंक्लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के लिए होते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, जैसे आपके स्केल के साथ फिक्स करके, एक एज के साथ फिक्स करके पैरेलल लाइन बनाते हैं। ठीक है, दो आपके सेट स्क्वायर होंगे, दोनों सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन को मिला के आपस में पैरेलल, इंक्लाइन और परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। ठीक है, बना के देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे।
ऑफ्टन इन एडजस्टिंग विथ टी स्क्वायर, जैसे आप टी स्क्वायर ये बना रखा मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने टी स्क्वायर बना लिया, मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर बना लिया, इस टी स्क्वायर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक रखा अपना सेट स्क्वायर, इस सेट स्क्वायर रखा है, ये सेट स्क्वायर लगभग मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो इस 30 डिग्री के साथ इसमें मैंने रखा है यहाँ पे, तो ये हमारी एक इंक्लाइन लाइन बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा मूव करा दिया यहाँ पे, तो इस इंक्लाइन लाइन की एक पैरेलल में हमारी इंक्लाइन लाइन बन गई, ठीक है। तो पैरेलल लाइन बना ली मैंने, इंक्लाइन लाइन बना ली, और परपेंडिकुलर लाइन भी बना सकते हैं इस पर। इस 30 ये 90 डिग्री का रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री रहता है, ये 30 और ये 60 डिग्री, दो सेट में आते हैं आपके सेट स्क्वायर। तो देखिए इस लाइन को मैंने यहाँ से 30 डिग्री ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन को यहाँ पे एक लाइन और मैंने यहाँ पे खींच दी, तो ये आपके दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगे लाइनें, ठीक है। और इस थोड़ा का इसको थोड़ा और शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो इस लाइन के पैरेलल ही बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि पैरेलल, इंक्लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, तीनों तरीके की लाइन हम बना सकते हैं सेट स्क्वायर से, ऑफ्टन एडजस्टिंग विद टी सेट टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन करके भी हम ये सारी लाइनें बना सकते हैं, फिर मिनी ड्राफ्टर के साथ कॉम्बिनेशन करके भी ये सारी लाइन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। इसके दो सेट रहते हैं, पहला सेट रहता है 30-60 का, और दूसरा सेट रहता है 45 और 45 का। पहला सेट जैसे मैंने बताया 30 और 60, और एक एंगल इसमें 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। दूसरा सेट इस तरीके से रहता है जिसमें आपका ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, 45 और ये 45, एक एंगल आपका 90 डिग्री रहना ही रहना है, तो ये 90 डिग्री रहेगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वायर यूज टू ड्रॉ लाइन, ये आपके किस किस की लाइन यूज करने के लिए बना सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री लाइन, ये सारी लाइन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। 45 का सेट स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 45 और 90 डिग्री के, इस तरीके से आप लाइनें बना सकते हैं। अगर इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट स्क्वायर वी आर एबल टू ड्रॉ लाइन एट 15 डिग्री। इन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ जब हम यूज करते हैं, तो हम बहुत सिंपल तरीके से, जैसे इनका डिफरेंस करेंगे 45 माइनस के 30, 15 डिग्री निकल के आएगा, तो इंक्लाइंड 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, इस तरीके से लाइन भी हम बना सकते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। एक बार यूज करके देखिए, आप बना लेंगे आराम से, ठीक है। तो सेट स्क्वायर का मेन पार्ट था आपका पैरेलल, इंक्लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो आई थिंक आपको सेट स्क्वायर समझ में आ गया होगा, और ये दो तरीके के सेट स्क्वायर बेसिकली यूज करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर का बहुत ही सिंपल सा यूज रहता है, सभी बच्चे यूज कर पाते हैं प्रोटेक्टर को। जैसे देखिए प्रोटेक्टर बना के दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से ये प्रोटेक्टर रहता है आपका, और इसमें एक आपके परपेंडिकुलर लाइन रहेगी लंबी सी, ये आपका 90 डिग्री शो करेगा यहाँ पे, और ये बेस लाइन रहेगी आपकी, और इसके साथ ही आपके स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री, 10, 20, 30 और सो ऑन है, ये 90 डिग्री तक पहुँचता है। और इसमें बहुत छोटे छोटे मतलब 10 है आपकी, 10 के अंदर भी पार्ट रहते हैं और उनके अंदर भी पार्ट रहते हैं, तो इसका लीस्ट काउंट निकल के आता है 0.5, ठीक है। तो यूज फॉर मेजरिंग और कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से आप बहुत माइन्यूट एंगल नहीं बना सकते हैं, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं सेट स्क्वायर से कॉम्बिनेशन से, तब हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। और हम एंगल, इसका लीस्ट काउंट 0.5 डिग्री है, यहाँ पे लिखा भी है, दे आर ग्रेटिट्यूड इन डिग्री मीजरेबल विद द लीस्ट काउंट अप टू द 0.5 डिग्री, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट 0.5 डिग्री रहता है, और बहुत माइन्यूट से जो हमारे एंगल रहते हैं मेजर करने हैं, हमें कंस्ट्रक्ट करने बनाने हैं हमें, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री इस तरीके से हम बना सकते हैं बहुत इजीली तरीके से प्रोटेक्टर से। तो एंगल मेजरमेंट के लिए कंस्ट्रक्ट ऑफ एंगल के लिए यूज करते हैं प्रोटेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवाइडर और कंपास का लगभग सेम ही वो रहता है, जस्ट कंपास में सिंपली हम यूज करते हैं पेंसिल का, और डिवाइडर पेंसिल का यूज नहीं करते, इसमें दोनों एज रहते हैं एक साथ, और इस तरीके से आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है। ये इस तरीके से कंपास रहेगा, और इसमें ये नीडल्स होती है सिंपल सी। इट इज यूज टू डिवाइड अ लाइन, ठीक है। अगर आपके पास कोई लाइन है, तो इस लाइन को डिवाइड करने के लिए, और कर्व है आपको, उसको भी डिवाइड करने के लिए, इनटू द इक्वल नंबर ऑफ पार्ट। देखिए किस तरीके डिवाइड करते हैं, जैसे हमने एक कंपास लिया, इस कंपास को एक फिक्स्ड लेंथ पे आपने सेट कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ से फिक्स्ड कर दिया। अब क्या करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे, इस लाइन को आपको डिवाइड करना है, मान लीजिए आपकी लाइन है 10 mm की, ठीक है, और इसको आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप कोई भी आर्क लेके, एक सिंपल सी कोई फिक्स्ड लेंथ लेके इस पर सिंपल से मार्क करेंगे, इस पॉइंट पे फिक्स करके यहाँ पे मार्क कर लिया, फिर दोबारा से इसका एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे,
और फिर मार्क करेंगे, 2 मार्क हो गए, फिर थर्ड मार्क करेंगे, फिर इस पर रखेंगे, फिर फोर्थ एंड सो ऑन और फिफ्थ मार्क करेंगे। और सिंपली इसके लास्ट पॉइंट को इससे मिला देंगे, फिर इसके पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, पैरेलली खींचते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और आप एक लाइन को सिंपली डिवाइड कर पाएंगे। या मान लीजिए आपका कोई आर्क भी होता है यहाँ पे, इस तरीके से कोई आर्क भी होता है, ठीक है, या कर्व होता है, सॉरी कोई आपका कर्व होता तो उसको भी इक्वल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर पाते। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा डिवाइडर या कंपास से आप किसी भी लाइन या कर्व को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया इनको फिक्स कर सकते हैं दोनों एजेस को, यहाँ पे स्पिन को फिक्स करके तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर द लेंथ फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। आप कोई भी लेंथ को वन प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिवाइडर का, ये इसका मेन यूज़ है, ठीक है। तो लेंथ को ट्रांसफर करने के लिए भी डिवाइडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नॉब को फिक्स कर देता है और ये फिर आपस में मूव नहीं करते हैं। जैसे आपने मेजरमेंट कर लिया 20 mm इसका किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो आप इसको ले जाके कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेंथ शिफ्ट करने का भी काम करता है डिवाइडर। नेक्स्ट देखते हैं कंपास। इट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्किल, ये मेनली सर्किल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड आर्क को भी ड्रा कर सकते हैं। और लार्ज कंपास इज यूज फॉर द डायमीटर ग्रेटर देन 50 mm एंड स्मॉल कंपास इज फॉर डायमीटर लेस देन 20 mm। और लार्ज कंपास और स्मॉल कंपास के 2 कॉम्बिनेशन आते हैं इसमें। लार्ज कंपास मेनली यूज़ कर सकते हैं डायमीटर जो ग्रेटर देन 50 mm की ऊपर का डायमीटर बनाना होगा आपको, या फिर स्मॉल कंपास यूज़ कर सकते हैं जो लेस देन 20 mm के नीचे का डायमीटर बनाना हो। फॉर प्रिसीजन वर्क हम इन दोनों का अलग अलग यूज़ करते हैं कंपास के लिए। तो सिंपली हम एक सर्किल को ड्रॉ करने के लिए कंपास का यूज़ कर सकते हैं, और कंपास का यूज़ हम डिवाइड द लाइन और कर्व को डिवाइड करने के लिए भी हम कंपास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन था इंस्ट्रूमेंट्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो आप हमेशा से यूज़ करते रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कंपास के बारे में। आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया मैंने। कंपास का स्ट्रक्चर में सर सिंपली एक पेंसिल ऐड और रहती है यहाँ पे, और एक नॉब रही है। चलिए मिनी ड्राफ्टर के बारे में और फ्रेंच कर्व्स के बारे में आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।